नमस्कार दोस्तों। मैं 7 साल की थी जब माँ गरीबी की वजह से घर में ही मेरे छोटे भाई को जन्म देते हुए भगवान को प्यारी हो गई। तो 1 महीने के अंदर ही मेरे पिताजी ने दूसरी औरत से शादी कर ली ताकि वो हम दोनों भाई बहन का ख्याल रखे और अब वह हमारी फिक्र से आज़ाद होकर कमाई के पीछे लग सके। हम गरीबी की जिंदगी ऐसी थी, हम ज़्यादा वक्त तक किसी का शौक भी नहीं मना सकते थे क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा दुख रोटी का ना मिलना ही होता था। ऐसे में अगर पिताजी बच्चों को संभालने घर बैठ जाते तो हम सभी भूखे मर जाने थे। सौतेली माँ भी कोई खास शक्ल सूरत की औरत ना थी। इस उम्र में वैसे भी पिताजी कौन से शौक करने थे, बस बच्चों के लिए रोटी पकाने वाली मिल गई थी। इस गरीबी में पिताजी को औरत देता भी कौन, इसलिए हमारी नानी ने अपनी नाती की खातिर एक विधवा औरत को पिता के साथ शादी के लिए तैयार किया था और यूं हमारे घर की वीराना दूर हुई। पिताजी की दूसरी पत्नी बहुत चुप चुप रहती थी। वो बस 2 वक्त पर खाना बनाकर हमें दिया करती थी। इसके अलावा हमसे कोई बात ना करती। रात को पिताजी तो उनसे थोड़ा बहुत बोल लेते, वरना सारा दिन वो चुपचाप रहा करती। माँ के बाद मेरा घर में दिल बिल्कुल ना लगता था, कोई बात करने वाला ही नहीं था। सौतेली माँ भी पीछे अपने बच्चे छोड़ आई थी, शायद इसलिए उसका दिल ना लगता था और वो उनकी फिक्र में हमेशा खामोश रहती थी। गरीबी के हाथों कोई किस तरह मजबूर होता है तो कोई किस तरह। देखते देखते 6 साल गुजरे और मैं 13 साल की हो गई। तो फिर पिताजी बीमार रहने लगे और लंबी बीमारी के बाद वो भी माँ के पास चले गए। नानी पिताजी से पहले ही गुजर चुकी थी। सौतेली माँ जो पहले ही बात ना करती थी, वो क्या हमारा बोझ उठाती। पिताजी के मरते ही वो अपने सगे बच्चों के पास जाने के लिए तैयार हो गई। तो मैंने रोते हुए कहा कि हमें किसके सहारे छोड़ोगी। वह बोली, छोटे को मैं ले जाऊंगी लेकिन तुमको नहीं लेकर जा सकती। मेरे बेटे जवान हैं, फालतू में बातें बनेंगी। मैंने उनकी बहुत मिन्नतें की, तब वह जाकर मुझे भी ले जाने पर मान गई। लेकिन उसकी बात सही थी, उसके बच्चों की मेरे साथ ना बनती। मैं सौतेली माँ को बताती तो वो मुझे घर से निकाल जाने को कहती। एक दिन मैं परेशान होकर सौतेली माँ का घर छोड़कर निकल आई। मुझे पता था मेरी किसी को कोई परवाह नहीं होगी। छोटे भाई को मैंने उसी के पास छोड़ा था क्योंकि उसी ने उसको पाला था और वो लड़का था, उनके बीच रह सकता था। लेकिन सौतेली माँ के घर के साथ साथ बाहर की दुनिया भी बहुत खराब थी। 13 साल की उम्र में मुझे कई तरह की नज़रों का सामना करना हुआ। कुछ समझ में ना आया कि कहाँ जाऊँ, तो स्टेशन पर बहुत सारे लोगों के साथ मैं भी ट्रेन में चढ़ गई। रात ट्रेन में सोकर गुजारी। सुबह सवेरे उठी तो टिकट वाला गुस्सा करने लगा। मुझे रोता देखकर एक साहब ने मेरी टिकट के पैसे दिए और पूछा, कौन हो। मैंने अपने यतीम होने का बताया तो उसने मुझ पर तरस आ गया और अपने साथ घर ले गया। साहब का घर बहुत सुंदर और बड़ा था। थोड़ी देर में उनकी पत्नी भी बाहर आई और मेरे बारे में पूछने लगी। तो साहब ने बोला कि समझो भगवान ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है। हम तो शुरू से ही बेऔलाद थे, देखो तुम्हें इस रूप में एक बेटी मिल गई है। लेकिन उनकी पत्नी की मुझ पर खास कोई तवज्जो नहीं हुई और उन्होंने बस साहब के कहने पर घर में रख लिया। मैं जो पीछे इतने दुख देख कर आई थी, इस 4 दीवारी को भी गनीमत जाना और सब्र शुक्र से रहने लगी। वक्त के साथ साथ मुझे उनके घर की आदत हो चली थी और मैं मैडम के कामों के हाथ बटाने लगी थी। मैडम को भी मेरी कदर हुई। अब वो मेरे होते बेफिक्र रहती और सारा काम मैं करती। मैं भाग भाग कर उनका हर हुक्म मानती। बर्तन धोती, कपड़े धोती, झाड़ू पोछा लगाती और कभी रोटी भी पका लेती थी। साहब हमेशा मुझे बेटी कहकर बुलाते थे, लेकिन मैडम के दिल में मेरे लिए ममता ना जागी। एक दिन मैं बैठी मैडम के पैर दबा रही थी जब मैडम ने कहा, आशी तू अपनी पूरी कहानी सुनाएगी कि तू कौन है और साहब से कैसे मिली। तो मैंने माँ की मौत से लेकर सारा किस्सा बताया। मेरे भाई का सुनकर मैडम की आंखों में चमक जाग उठी। उसने कहा कि मुझे शुरू से ही एक बात बेटा गोद लेने का शौक था। अगर तुम अपना भाई ला दो तो मैं उसे शहजादों की तरह पालूंगी। मैडम बहुत मिन्नतें करने लगी कि भाई को लेकर आ। मैंने कहा कि सौतेली माँ को बिना बताए मैं भाग आई हूँ, अब मुझे तो वह भाई ना देगी कि लड़का है, कम से कम बड़ा होकर मजदूरी तो करेगा। फिर शाम को साहब आए तो मैडम ने ये बात उनको बताई। साहब मुझसे शहर और अता पता पूछने लगे। मैंने हर चीज़ उन्हें बताई तो अगले दिन मैडम और साहब ने मुझे अपने साथ लिया और हम तीनों मेरी सौतेली माँ के पास गए। उसने जब मुझे इतने अच्छे होलिये और बड़ी गाड़ी में लोगों के साथ देखा
तो झूठ मूठ कर रोने लगी। तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कितना ढूंढा है, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी। पता नहीं कौन कौन से मीठे बोल बोलने लगी, लेकिन उसके दिल की मैं जानती थी। उसे मुझसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं था। मैंने सौतेली माँ से कहा, मुझे नए माँ बाप मिल गए हैं और अब मैं अपना भाई भी लेने आई हूँ, लेकिन वो साफ मुकर गई कि इस पर तेरा कोई हक नहीं। मैंने पहले दिन से इसे पाला है, इसलिए ये मेरा ही बेटा है। बात तो उसकी सही थी, पाला उसी ने था। भाई को यूं हम अपनी तमाम कोशिशें कर कर रह गए, मगर वो ना मानी और वापस जाते वक्त मेरा भी हाथ पकड़ लिया कि अब तू तो भी नहीं जा सकती। तेरे बाप ने दोनों बच्चों को मेरे हवाले किया था। जब तक तू बालिग नहीं हो जाती अपनी मर्जी नहीं चला सकती। मैं साहब और मैडम के आगे रोने लगी कि मुझे छोड़कर नहीं जाना, लेकिन सौतेली माँ इतनी बेशर्म से सबको जवाब देने खड़ी हो गई। वो लोग भी मजबूर हो गए, लेकिन जब वो लोग थक हार कर वापस गाड़ी में बैठने लगे तो सौतेली माँ के दिल की बात बाहर आई। वो मुझे और छोटे को उनके सामने पेश करते हुए बोली कि अपनी उम्र का एक हिस्सा मैंने इनको संभालने में लगवाया है। अब अगर आप मुझे इन दोनों के बदले कुछ रकम दे तब मैं बच्चे आपके हवाले कर दूंगी। साहब और मैडम को ये बात ठीक लगी। उन्होंने 5 लाख देने का वादा किया, लेकिन पैसे लेने तक सौतेली माँ ने दोनों को नहीं छोड़ा था और साहब थोड़ी ही देर में 5 लाख लेकर आ गए थे। मेरा भाई फिर से मुझे मिल गया था। अब हम दोनों गाड़ी में बैठकर साहब के घर जाने लगे। मेरा भाई 6 साल का हुआ था, मुझसे बातें करता था, पूछ रहा था कि तुम कहाँ चली गई थी। कभी मेरे गले लग जाता तो कभी मेरा मुंह चूमता। मैं भी भाई से मिलकर बहुत खुश थी। हम घर पहुंचे तो मैडम ने नौकरानी से कहकर भाई को नहलाया और उसके लिए नए कपड़े मंगवा लिए। उसके बाल कटवाकर बनवाए तो भाई पहचान ही ना जाता था। मैं तो पहले से ही यहाँ अच्छे भले से रह रही थी। किस्मत हम पर यूं मेहरबान होगी कभी सोचा नहीं था। अगले दिन से मेरे भाई को स्कूल डलवा दिया। वो पढ़ने लगा। वापस आता तो मैडम उसके सदके वारी जाते ना थकती। मेरा बेटा, मेरा चांद कहती रहती। मैं उन दोनों का प्यार देखकर बहुत खुश थी, जबकि मालिक मुझे कभी बेटी का दर्जा ना दे सकी। शायद मैं जब उनके पास आई उस वक्त बहुत बड़ी थी, इसलिए, लेकिन फिर भी मुझे इस घर में कभी नौकरानी ना समझा गया। हर चीज पर हक था। मैं अपनी मर्जी से खाती पीती, आराम करती, हर सहूलत हासिल थी। भाई अब अपने नए माँ बाप के पास बहुत करीब होने लगा था। वो 3 महीने के अंदर ही उन्हें पूरी तरह से अपने माँ बाप समझने लगा था। वह मुझसे भी ज़्यादा माँ के करीब रहता। वह घर पर ना होती तो उसके लिए बेचैन हो जाता। जैसे ही वापस घर में दाखिल होती तो वो दौड़कर उसके गले लग जाता। वो भी ऐसा प्यार देखकर उस पर वारी वारी जाती। देखते देखते ज़िंदगी यूं ही आराम से गुजरने लगी। मैं बड़ी होकर 18 साल की पहुंच चुकी थी। भाई भी अब बड़े स्कूल में पढ़ने लगा था। मैडम ने बहुत बड़ा पार्लर शुरू किया। सब तो वैसे भी अपने कामों में बिजी होते थे। मैं घर पर अकेली होती थी। एक नौकरानी आती जो कुछ काम करके चली जाती। बाकी ज़्यादा काम अब मैंने भी संभाल लिए थे। अब तक मैडम और साहब के तमाम रिश्तेदारों में भी हमारी पहचान कराई गई थी। सबकी नज़रों में हम दोनों ही उनकी औलाद थे, लेकिन अंदर की बात सिर्फ हमें ही पता थी कि मैडम ने बस मेरे भाई को ही बेटे के तौर पर अपनाया था। मुझे बस उन्होंने सहारा दिया था, माँ का प्यार नहीं। इसलिए मैं बस खुद को उनकी एक नौकरानी ही समझती थी। एक दिन मैडम घर पर नहीं थी, क्योंकि अब वो ज़्यादा वक्त अपने पार्लर में गुजारती थी। वो खुद वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करती थी, लेकिन हार श्रृंगार से उनका बहुत लगाव था, इसलिए सारी देखभाल करती कि मैडम घर पर नहीं थी। उस वक्त उनकी भाभी और भाई घर पर आ गए। मैं अकेली थी, फिर भी मेहमानों की अच्छी खातिर की और मैडम को फ़ोन करके बताया कि उनके मायके से मेहमान आए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें आते आते 1 घंटा लग जाएगा, जब तक तुम खाने का इंतज़ाम करो। मैं और साहब खाना उन्हीं के साथ खाएंगे। मैं जो बगैर माँ की बेटी थी, हर हुक्म पर जी बोलकर आंखों झुका लेती थी। वैसे इसमें मेरी कोई खासियत ना थी, बस उन लोगों के एहसान ही इतने थे। मैं काम करने लगी। जब मैडम की भाभी किचन में आकर मेरा काम देखने लगी, मैं बस उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई और काम करने लगी। मैडम ने मुझे अपनी निगरानी में खाना पकाने की बहुत अच्छी तरकीब दी थी। उन्होंने मुझे हर काम सिखा दिया था। उनकी भाभी देखकर मेरी तारीफ किए बगैर ना रह सकी।
रात में सबने खाना खाया और फिर वो लोग देर से वापस घर चले गए। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजरे थे। तीसरे दिन मैंने देखा कि मैडम और साहब किसी से बात पर बहस हो रही है। ये शायद मेरे यहाँ आने की बात पहली बार था जब मैंने उन दोनों को बीच किसी बात पे अलग राय देखी थी, वरना हमेशा ही दोनों का एक ही फैसला, एक ही बात होती थी। मुझे थोड़ी खोज हुई, लेकिन उन दोनों का आपसी मामला समझकर मैंने तवज्जो नहीं दी। लेकिन फिर यह बात उनके बीच हर रोज़ छिड़ने लगी, तो मुझे अब अजीब लगता कि ऐसी कौन सी बात थी जो मैडम करना चाहती थी, लेकिन साहब उससे सख्ती से मना करते थे। आखिर मैं भी इंसान थी। रोज़ रोज़ की नोकझोंक होती देखकर एक दिन उनके कमरे से कान लगा लिया तो मुझे बहुत हैरत हुई। उन दोनों के बीच तो मेरा नाम लेकर किसी बात पर लड़ाई हो रही थी, लेकिन ऐसी क्या बात थी जिसके लिए मैडम साहब को मना रही थी? और साहब कह रहे थे उसे इस दिन के लिए नहीं, मैंने उसको बेटी बनाया था। वो मेरी नज़रों में हमेशा एक बेटी ही रहेगी। तुम उसके बारे में कुछ भी ऐसा वैसा फैसला नहीं कर सकती हो। मैंने इस बात का हक तुम्हें नहीं दिया, लेकिन अब कान खोलकर सुन लो। मैं ये फैसला जब भी करूँगा खुद करूँगा। मेरी मर्जी के अलावा तुम उसके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकती हो। यही कहते हुए साहब कमरे से बाहर आने लगे तो मैं एक पर्दे के पीछे छिप गई ताकि उन्हें यह पता ना चल सके कि मैंने उन दोनों के बीच होने वाली बातें सुन ली है। साहब के जाते ही मैडम ने किसी को फ़ोन किया और साहब की तमाम बात उसको बता दी। मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी कि मैडम मेरे बारे में ऐसा क्या चाहती हैं। मैं अभी इसी सोच में गुमसुम खड़ी थी कि इतने में मैडम भी कमरे से बाहर आई और उन्होंने मुझे अपने कमरे के पास खड़े देख लिया। मुझे लगा कि अब वो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगी कि मैंने खड़े होकर उनकी बातें सुनी हैं, लेकिन उनका बर्ताव बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने मुझे देखकर मेरे गाल पर हाथ फेरा और बोली, मेरी बच्ची कोई काम था? मुझे जो उन्हें निकलता देखकर बहुत बड़ा झटका लगा था। उससे होश को संभालते हुए मैंने कहा, वो भाई का पूछ रही थी कि वो किस वक्त आएगा वापस। तो मैडम ने कहा कि तुम उसकी फ़िक्र मत करो, वो मेरा बेटा है और उसका खाना पीना मैं खुद देख लूँगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सिर्फ जी कहते हुए वहाँ से जाना चाहा। तो मैडम ने मुझे अपने पास बुला लिया, अपने साथ सोफ़े पर बैठने को कहा। मैं उनके पास आकर बैठ गई। वो मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगी। पहले तो मैं उनके ऐसे रवैये पर हैरान थी, क्योंकि उन्होंने पहले मुझे अपने इतने करीब कभी नहीं किया था। फिर जब वो अपने मकसद की बात पर आईं तो मुझे समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि आशी, मेरी भाभी जो उस दिन तुमसे मिलकर गई थी, वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं, लेकिन साहब इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे अपनों में रहोगी तो ज़्यादा फासले भी नहीं आएंगे। हमने बेटी की तरह तुम्हें हमेशा देखा है। ऐसे में मैं नहीं चाहती कि तुम ब्याह कर हमसे दूर दूसरे घर में चली जाओ। इस तरह तो फिर फासले हमारे बीच आ जाएंगे। आजकल सगे रिश्तों में इतना मिलना मिलना नहीं रहा। फिर तुम कैसे हमें याद रखोगी अपने ससुराल जाकर? मैडम की बातें सुनकर मेरी आंखों में पानी भर आया और मुझे उनकी बात ठीक लगी कि इस तरह अपने भाई से भी मिलती रहूँगी। फिर मैडम ने मुझे समझाया कि जब भी मैं साहब के सामने तुमसे पूछूं तो तुम इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देना और कहना कि मुझे मैडम ने सब कुछ बता दिया है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे मैडम की बात ठीक लगी। मैंने उनके सामने हामी भर ली कि जब भी साहब मुझसे पूछेंगे तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर बोलूँगी। कुछ दिन ये मामला जैसा था वैसा रहा। ना तो साहब ने कुछ पूछा और ना ही मैडम ने उनसे कुछ कहा। फिर एक दिन मैडम के वो ही भाई हमारे घर आए और सीधे साहब से मेरे हाथ अपने बेटे के लिए मांग लिया। अभी साहब किसी सोच में थे कि मैडम ने उनसे कह दिया कि आशी से मेरी बात हो गई है, उससे कोई एतराज़ नहीं है, वो खुद भी इस रिश्ते से राजी है, ये सारी ज़िंदगी अपने भाई के आसपास रहेगी। साहब ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा और पूछा कि आशी, क्या जो मैडम कह रही है वो सही है? मैंने बस हाँ में सर हिला दिया। मैडम को और मुझे राजी देखकर फिर साहब ने भी इनकार ना किया और उन लोगों को हाँ बोल दी। वो भी मेरा रिश्ता पाकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने होने वाली सास मुझे बहुत प्यार करने लगी और जल्द ही शादी की तारीख लेने का कहकर वो लोग चले गए। मैं अपने होने वाले पति को सोचकर ख्याली दुनिया में उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब बुनने लगी। मुझे लगा जैसे सालों बाद यह पूरी ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा घर, कोई ऐसा रिश्ता होगा
जो सिर्फ मेरा होगा। ना तो वो सौतेला होगा और ना ही मुझ पर तरस खाकर अपने साथ रखने वाला, बल्कि उस पर मेरा हक होगा। मैं अपने घर ससुराल के बारे में हजारों ख्वाब बुनने लगी। अब मेरी दुनिया आबाद होने वाली थी। मेरा घर बसने वाला था। मेरे माँ बाप जो दोनों इस दुनिया से चले गए थे, मुझे उनकी याद आने लगी थी। अगर वो होती तो मुझे यूं खुश और आबाद होता देखकर कितना खुश होते। इस बार सालों बाद अपनी माँ बाप को याद करके मेरी आंखें भीग गई थी। लेकिन मैं इस बात पर भी शुक्रगुजार थी कि माँ बाप के बाद जो हम भाई भाइयों को सहारा मिला था, उन्होंने शायद हमारे सगे माँ बाप से बढ़कर हमें आसानियाँ दी थी। आज के दौर में कौन किसी के साथ इतनी भलाइयाँ करता है जितनी मैडम और साहब ने हमारे साथ की थी। कुछ दिनों बाद सास ने फ़ोन करके मेरी शादी की तारीख ले ली। घर में तैयारियां थोड़ी बहुत चलने लगी, क्योंकि मैडम खुद तो नहीं होती थी, वो अपना पार्लर का काम संभालती थी। मुझसे अब उन्होंने घर के काम लेना भी बंद कर दिए थे कि अब तुम यहाँ कुछ दिनों के मेहमान हो। अब 2 नौकरानियाँ और रखी गई थी जो खाना बनाती और मेरे हिस्से के सहारे काम कर संभालती। एक दिन मालकिन शाम को पार्लर से वापस आई तो उनके हाथ में एक बैग था जिसमें पार्लर से बहुत सारा सामान मेकअप का लेकर आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आओ तुम्हारा दुल्हन वाला मेकअप कर दूं। कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी है, ताकि पता चल सके कि तुम दुल्हन बनकर कैसी लगोगी। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे दुल्हन बनने का बहुत शौक था। मैडम ने बहुत खूबसूरत सा सूट पहनाकर दुल्हन का मेकअप किया। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैडम ने अपने मोबाइल में मेरी बहुत सारी फ़ोटो खींची। जब मैं थक चुकी थी तो मैडम ने मेरे लिए जूस मंगवाया, जिसे पीते ही मैं सो गई। थकान की वजह से सारी रात मैं बेसुध होती रही। सुबह आँख खुली तो मेरे बिस्तर पर बहुत सारी फ़ोटो मौजूद थी, जिनमें दुल्हन की जगह तो मैं थी, लेकिन मेरी दूल्हे की जगह एक लड़का मौजूद था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो बहुत ही अजीब तरीके से मेरे पास बैठा हुआ था, जैसे उसे पता ही ना हो कि अगर दूल्हा बनकर दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं तो कुछ अच्छे अंदाज में बैठना भी होता है। उसकी हरकतें बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह थी। मुझे हैरानी का झटका लगा। मैं इसलिए परेशान थी कि ये फ़ोटो जब खींचे गए तो मुझे याद क्यों नहीं। अब हर दिन ऐसा ही होता था। शाम होते ही मैडम मुझे दुल्हन की तरह तैयार करती और फिर मैं सो जाती। कुछ दिनों से साहब के साथ भी मेरी कोई बात नहीं हुई। वो दिन भर अपने काम में होते और शाम में जब घर आते तब तक मैं सो चुकी होती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि ये सब क्या हो रहा है। तब एक दिन मैडम के इस मेकअप के पीछे का राज को जानने के लिए मैंने उनका दिया हुआ जूस बिना पिए बेड की साइड में गिरा दिया और गिलास खाली करके टेबल पर रख दिया और खुद आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी। गिलास खाली देखकर मैडम को लगा कि शायद मैं जूस पीकर सो चुकी हूँ। वो कमरे से बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद वो कमरे में दाखिल हो, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उनके साथ दूल्हे के भेष में वो लड़का भी मेरे कमरे में दाखिल हुआ, जिसके साथ हर रोज़ वो मेरी फ़ोटो खींचती थी। लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं समझने वाली थी। बाहर थी कि इसके सबके पीछे आखिर उनका मकसद क्या है। मैडम ने मुझे बेड पर लेट लगाकर बिठाया। मैं सोने की एक्टिंग करते बैठ गई। फिर उन्होंने उस लड़के को मेरे पास बैठने को कहा और फिर मेरी फ़ोटो खींचने लगी। वो लड़का बिल्कुल खामोश बैठ रहा था, जैसे मैडम उसे कहती वो वैसा ही करता। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने बहुत सारे फ़ोटोज़ ले लिया और अपना मोबाइल पास लाकर रखा, उस लड़के को फ़ोटो दिखाई तो वो बिल्कुल पागलों की तरह खुश होकर तालियां बजाने लगा। मुझे एहसास हो गया था कि जो लड़का मेरे पास बैठा है वह नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि कोई पागल लड़का है। लेकिन अब ये बाकी था कि मैडम उस कमरे में क्यों लाती हैं और मेरे साथ उसकी फ़ोटोज़ क्यों लेती हैं। जब वो बहुत सारे फ़ोटोज़ ले चुकी तो लड़के को वापस लेकर कमरे से चली गई और मेरा ख्याल करते हुए मुझे पर कंबल डाल दिया। मैं हैरान थी कि जब उन्हें मेरा इतना ही ख्याल है कि मुझे ठंड न लगे और मुझ पर कंबल भी ठीक कर रही हैं, तो फिर मुझे नींद की दवा देकर इस तरह मेरी फ़ोटो क्यों खींचती हैं। मुझे किसी गड़बड़ी का एहसास होने लगा और लगा कि शायद मैडम मेरा कोई गलत इस्तेमाल कर रही हैं। आखिर मेरे दिमाग में भी शक की सुई बैठ गई। वो मेरी सगी माँ तो नहीं थी और आज के दौर में कोई किसी के साथ कुछ भी कर सकता था। ऐसे में जब साहब भी घर पर मौजूद नहीं होते थे, वो क्यों किसी गैर मर्द को लाकर मेरी फ़ोटो लेती थी। मुझे हज़ार ख्याल आने लगे। कहीं वो मेरे खिलाफ कोई सबूत तो इकट्ठा नहीं कर रही, क्योंकि मैंने देखा था कि शुरू से ही साहब मेरा बहुत ख्याल रखते थे। शायद मैडम को ये बात ना भाई थी। कुछ दिनों बाद मेरी शादी उनके भतीजे के साथ होने वाली थी और इससे पहले वो ये काम मेरे साथ कर रही थी।
मैंने सोचा कि किसी बड़े बदनामी से पहले ही मुझे ये घर छोड़ना देना चाहिए। एक दिन जब साहब ऑफिस गए थे और मैडम अपने पार्लर गई थी, मेरा भाई भी स्कूल गया हुआ था, तो मैंने फैसला कर लिया कि मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ कुछ गलत जरूर हो रहा था जिससे मैं बेखबर थी। पूरी रात इसी फिक्र में मैं सो ना सकी थी और 2 दिन से आराम ना आया था। मैंने कपड़े बदले और नौकरों से बचती बचाती मैं बाहर जाने लगी, जब मैंने देखा कि एक नौकरानी आई स्टोर रूम में खाने की ट्रे लेकर जा रही थी। अब मुझे और खोज होने लगी। मैंने उससे पूछा कि स्टोर रूम में किसको खाना देने जा रही हो, तो वो फ़ौरन वापस पलटी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो कहने लगी कि गलती हो गई, ये खाना तो आपकी तरफ लेकर आ रही थी। अपने घर के किसी मसले से परेशान हूँ, इसलिए रास्ता भूल गई और इस स्टोर रूम की तरफ चली गई। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही है और मुझे सिर्फ बातों में उलझाने की कोशिश कर रही है। मैंने उसके हाथ से खाने की ट्रे ली और उसे वापस जाने को कहा। जब वो किचन में चली गई तो मैंने वो ट्रे टेबल पर रखकर फिर से यहाँ से निकलने लगी, लेकिन अगले ही पल मेरा दिल बंद होने लगा जब स्टोर रूम से किसी की आवाज़ आई, जो मुझे दुल्हन दुल्हन कहकर अपनी तरफ बुला रहा था। मुझे जोर का झटका लगा कि नौकरानी ने झूठ बोला था और स्टोर रूम में कोई बंद था। मैंने दरवाजे के साथ लगकर पूछा कि अंदर कौन है, तो कोई अंदर से तालियां बजाकर खुश होने लगा कि आ गई, मेरी दुल्हन आ गई। मैं डरकर दरवाजे से पीछे हट गई। इतने में वो नौकरानी फिर से मेरे पास आई और पूछने लगी, क्या आपको अंदर कोई काम है? तो मैंने उससे पूछा कि मुझे साफ साफ बताओ, अंदर कौन बंद है, क्योंकि मैंने अभी अंदर से किसी लड़के की आवाज़ सुनी है। जब वो मेरे इतना कहने पर भी ना मानी तो मैंने उसे हाथ से पकड़कर दरवाजे के साथ खड़ा किया और फिर खुद कहने लगी कि अंदर कौन है। फिर से वो लड़का खुश होकर कहने लगा, आ गई मेरी दुल्हन आ गई। अब नौकरानी के पास मुझे देने के लिए कोई जवाब ना था। उसने स्टोर की चाबी मेरे को देते हुए कहा कि आप खुद ही देख लें, मुझे नहीं पता वो कौन है। मुझे बस मैडम का हुक्म था कि वक्त पर उसे खाना पहुंचा दिया जाए, तो मैं उसे खाना ही देने जा रही थी। रास्ते में आप मिल गई तो वो खाना आपको दे दिया, क्योंकि ये बात आपसे छुपाने को भी कहा गया था। मेरे सर पर धमाका हुआ कि मेरे साथ ये कैसा गेम खेला जा रहा था। एक तरफ मेरी ज़िंदगी आबाद करने की तैयारियां हो रही थी और एक तरफ मुझसे कोई बात छुपाई जा रही थी। मैंने चाबी लेकर स्टोर का दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन सामने वो लड़का देखकर मेरे होश उड़ गए थे। ये तो वही था जिसकी मैडम मेरे साथ फ़ोटोज़ ले रही थी। मैंने आगे बढ़कर उससे बात करने की कोशिश की तो शर्माकर सर झुकाकर बैठ गया। उसे मुझसे घबराहट हो रही थी कि कहीं मैं उस पर गुस्सा ना कर दूं। वो डरने लगा तो मैंने उसे तसल्ली देकर समझाने की कोशिश की कि मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, बस आप इतना बता दें कि आप कौन हैं और स्टोर में क्यों बंद हैं। वो हंसते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ। मुझे लगा शायद वो उन फ़ोटोज़ की बात को हकीकत समझकर ऐसा बोल रहा है, लेकिन मैं उसके साथ अभी बातों में बिजी थी कि जान सकूं कि वो कौन है। कि इतने में नौकरानी ने मैडम को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। उनको जब पता चला तो वो बिना देर किए घर पहुंची और मुझे इस तरह स्टोर रूम में लड़के के साथ बैठे देखकर काफ़ी चौंक गई। उनके चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। वो बिना कुछ बोले सिर्फ हम दोनों को देख रही थी। अब की बारी मेरी थी। मैंने उन्हें देखते ही आगे बढ़कर पूछा कि ये लड़का कौन है और इस स्टोर में क्यों बंद था, और सबसे बढ़कर यह है कि आप मेरी इसकी फ़ोटोज़ क्यों खींचती हैं। मेरे सवालों पर अब वो अजीब सी नज़रों से मुझे देख रही थी, जैसे उन्हें समझ ना आ रहा हो कि अब क्या जवाब दिया जाए। एक गहरी सांस लेने के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया कि ये लड़का मेरे भाई का बेटा है, मेरे खानदान का इकलौता चिराग है। ये शुरू से पागल नहीं था। एक लड़की से इसे बेपनाह मोहब्बत हुई थी जो इसे मिल ना सकी, तो इसने खुद को नशे का आदी कर लिया। माँ बाप का इकलौता होने की वजह से वो इसे ज़्यादा कंट्रोल न कर पाए और इस तरह नशे ने इसकी दिमागी हालत ख़राब कर डाली। जब डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने इसका इलाज करने के साथ साथ ये भी कहा कि इससे वहाँ से ठीक करने की कोशिश की जाए जहाँ से ये टूटा है। यानी मोहब्बत। फिर भाभी ने जब तुम्हें देखा तो उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना अपने बेटे की शादी वो तुमसे कर दे। उसे जब पत्नी का प्यार मिलेगा तो उसके दिल को सुकून मिलेगा और वो ठीक होने लगेगा। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि साहब से कहना कि तुम सब कुछ जानती हो, इस रिश्ते के लिए तैयार हो, क्योंकि साहब नहीं माने थे
कि तुम्हारा रिश्ता मैं किसी ऐसे लड़के से करूं जो दिमागी रूप से ठीक ना हो। फिर तुम्हारी हाँ सुनकर वो भी मान गए, लेकिन फिर मेरा दिल ना माना कि इसके ठीक होने से पहले तुम्हें इसके साथ ब्याह दूं। तब मैंने खुद डॉक्टर से बात की तो उसने ये बताया कि इसको यकीन दिलाया जाए कि उसकी ज़िंदगी में इसकी मोहब्बत वापस आ चुकी है, तो शायद दिमागी हालत बेहतर होने लगे। फिर मैं हर रोज़ तुम्हारे साथ फ़ोटोज़ लेकर इसको दिखाती तो ये खुश हो जाता और दिमागी हालत बेहतर होने लगी थी। अब डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ 4 महीने में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर दिल्ली तौर पर इसे खुश रखा जाए तो ये कहते हैं मैडम मेरे कदमों में बैठ गई। आशी मुझे माफ़ कर दो, मैं रिश्तों के आगे हाथों मजबूर होकर तुम्हारे लिए फ़ैसला किया, लेकिन मैं खुद भी मजबूर थी। अगर इसे कुछ हो गया तो हमारा ख़ानदान ख़त्म होकर रह जाएगा। यकीनन मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह चाहा और मेरा इरादा तुम्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था, ना ही दुख देने का, क्योंकि बीमारियां आती हैं तो इंसान ठीक भी हो जाती हैं। रिश्तों की खातिर कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन मैं अब तुम्हें इस फैसले से आज़ाद करती हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करने का हक रखती हो। चाहो तो किसी से भी शादी कर लो, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। मैं फिर भी एक माँ बनकर तुम्हें अपनी दुआओं के साथ ही विदा करूँगी। लेकिन मैंने फिर अपना इरादा बदल लिया। जिन्होंने मेरे लिए इतनी आसानियाँ पैदा की थी, क्या मैं उनके लिए सिर्फ इतना नहीं कर सकती थी? सिर्फ 4 महीने की तो बात थी, मैं उस लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी और हमारी शादी सादगी के साथ कर दी गई। अब मैं एक वफादार पत्नी की तरह उसकी खिदमत करती, उससे प्यार मोहब्बत से पेश आती। वो जल्दी ठीक होने लगा था। तो फ्रेंड्स, कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।